किसका खून नहीं खोलेगा यार? कौन सा लोकतांत्रिक भारत? आप एक 29 साल का लड़का जिसको अपना करियर बनाना था, जिसको अपना फ्यूचर बनाना था, आज पागलों की तरह राज्य का भ्रमण करता है। इसी जीटी रोड के किनारे मेरा घर था। ये असल में वोट कटवा कौन है? तो आप लड़िए गठबंधन तोड़ के, एक बार ये पिटेगी, एक बार ये पिटेगी, पिटना आपको पड़ेगा। और गिरिडीह से 2 जगह की विधानसभा सीटों से उन्होंने पर्चा भरा है। आज देर रात प्रचार के बाद हमने उनकी धरपकड़ की और उनसे थोड़ी बात करेंगे। पहले तो हमें ये बताइए कि सोशल मीडिया टीम आपने कितनी लंबी चौड़ी बना ली है कि हम कोई भी ट्वीट, कोई भी यूट्यूब पर जाके देखें तो वहाँ आपके समर्थक नीचे आपके नाम पे नाम लिखे होते हैं। देखिए, ये उनका प्रेम है, उनका आशीर्वाद है। हमने कोई टीम नहीं बनाई है। ये मेरे विचार हैं जिससे झारखंड के युवा, झारखंड का हर एक वो तबका जो आज लगातार हास्य की ओर जा रहा है, वो मुझसे जुड़े हैं। और शायद वे लोग जब भी आप लोग झारखंड संबंधित वीडियोज पोस्ट करते हैं, शायद उनका कमेंट आपको जाता होगा। आपने अपने चाहने वालों का, अपने प्रशंसकों का जिक्र करा। आपके चाहने वालों ने, आपके प्रशंसकों ने एक नाम पर आपकी राय लेने के लिए कहा है, तीर्थनाथ आकाश। देखिए, पुराने मित्र हैं कुछ पल के लिए, लेकिन फ़िलहाल अभी वो हमारे अगेंस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन पे कोई विशेष चर्चा और विशेष कोई प्रभाव भी नहीं रहेगा उनका। लंबे समय से बातचीत है नहीं है? नहीं, कोई बातचीत नहीं। एक आए थे, भाषा आंदोलन तो साथ में शुरू। हाँ, 1 महीना तक संबंध रहा। 1 महीना के बाद ही हम लोगों ने वे अलग हो गए और फिर वो पत्रकारिता करने लगे और फिर अचानक चुनाव लड़ने भी आए हैं। चुनाव से पहले आए थे हमारी पार्टी से, तो हमने कहा कि रायशुमारी करेंगे तभी कुछ बोल पाएंगे, लेकिन रायशुमारी नहीं बन पाई। टाइगर जयराम महतो ने जिस तरह से टिकट वितरण करे, इस बार विधानसभा में आपकी लंबी चौड़ी तैयारी है, तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतर रहे हैं। इस बीच आपने टिकट वितरण को लेकर जो पॉलिसी अपनाई, उसमें 2 बातें मुख्य रूप से सामने आई थी। पहली बात थे कुछ पैरामीटर, वो मैं पढ़ के बता देता हूँ कि अलग अलग पैरामीटर्स पे प्रत्याशियों को पॉइंट दिए जाएंगे, जिनमें यह था कि आंदोलन में नेतृत्व के 15 पॉइंट, जनता का फीडबैक इसके 20 पॉइंट, संगठन का फीडबैक इसके 10 पॉइंट। ऐसे ही 7-8 पैरामीटर थे और उनके आधार पर जो कैंडिडेट पैरामीटर सारे मिलाकर जितने पॉइंट अर्जित करेगा, उसकी टिकट पाने की संभावना उतनी प्रबल होगी। ये पहला पैरामीटर था आपका टिकट वितरण का, अगर मैं सही बता रहा हूँ। और दूसरा एक पैरामीटर ये सुनने में आया कि एक फॉर्म भरवाया गया कि जो भी टिकट का इच्छुक है वो एक तय राशि देकर फॉर्म भरेगा और उस फॉर्म में अगर आपका फॉर्म सेलेक्ट हुआ तो आपको टिकट मिलेगा, नहीं सेलेक्ट हुआ तो जयराम जी की। तो इन दोनों पैरामीटर्स पे आपके टिकट वितरण कितने खरे उतरे? और जो दूसरा पैरामीटर है उसको लेकर आरोप लगाने वालों का कहना है कि ये तो एक अप्रत्यक्ष तरीके से टिकट के लिए पैसा लेना हो गया। नहीं, देखिए, मैं आज भी पुनः कहता हूँ, अगर जिन्होंने मान के चलिए एक विधानसभा सीट से 12, 10, 15 लोगों ने पर्चा भरा था और यदि उनको ये बोल के लिया गया, चूँकि मैं उस समय दिल्ली में था इलाज के लिए, अगर ये बोल के लिया गया है कि उनको टिकट के लिए दिया गया है, तो आज भी बोलेंगे तो हम उनको पैसा को वापस कर देंगे। चूँकि हमारे पार्टी के संविधान में वर्णित है कि जो हमारे पार्टी के केंद्र पदाधिकारी बनेंगे उनको वार्षिक शुल्क 5,000 रुपये पेमेंट करना होगा। तो हमने वो दोनों काम इसी बहाने कर दिया, क्योंकि आखिर चुनाव के लिए 3 लोग कहते हैं, कार्यकर्ता, कार्यालय और कोष। आपका कार्यालय होना चाहिए, आपके कार्यकर्ता होने चाहिए और कोष होना चाहिए। तो हम तो कॉरपोरेट से चंदा लेंगे नहीं, और कॉरपोरेट से चंदा लेंगे तो झारखंड को फिर गिरवी रखना होगा। तो हमने जो हमारा फंडिंग हो सकता है, तो इसलिए जो भी हमारी केंद्रीय कोर समिति ने निर्णय लिया था वो काफ़ी सोच समझ के लिया था। तो आज भी अगर कोई कहता है कि हमने आवेदन के नाम पे शुल्क दिया है, तो अगर आप हमें टेलीफोन करके कहें, हम लोग वापस कर देंगे। अच्छा, चलिए, एक आरोप पे तो आपने स्थिति स्पष्ट की, लेकिन आरोप लगाने वाले हम गढ़वा, पलामू, लातेहार, तमाम जगह से होते हुए हमारी चुनाव यात्रा यहाँ पहुँची है। आरोप लगाने वाले 2 नाम और लेते हैं। एक नाम है जमशेदपुर ईस्ट विधानसभा सीट से तरुण जी का। उनका कहना है कि जब भाषा आंदोलन हुआ और जब आपने लोकसभा चुनाव लड़ा, उस समय लगातार ये बातें आपके और आपके करीबी लोगों के माध्यम से उठती रहती थी कि जो भाषा आंदोलन के समय सक्रिय रहा था, जिसने सक्रिय योगदान दिया था, जब भी टिकट वितरण होगा तो उनको प्रधानता दी जाएगी। देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि 70% आंदोलनकारी चुनाव लड़ेंगे। मेरा हर एक स्टेटमेंट में ये रहा है और हमें लगता है कि 70% से ज़्यादा आंदोलनकारी हैं और विशेषकर प्रभावशाली सीटें जहां हमने विधानसभा में 50,000 वोट लाया। भले चुनाव विधानसभा, लोकसभा हम लोग हार गए थे, लेकिन प्रत्येक विधानसभा वाइज अगर देखेंगे 50,000, कहीं 60,000, कहीं 70,000, 90,000 जहाँ से आया था मैं खुद लड़ रहा हूँ।
तो ऐसी लगभग 10 से ज़्यादा सीटें थी। उन 10 से ज़्यादा सीटों पर आंदोलनकारी 100% आंदोलनकारी चुनाव पे लड़े हैं। लेकिन कुछ सीटें ऐसी थीं जहां हम लोग 2000 वोट लाए थे, 1000 वोट लाए थे, तो वहां हम लोगों ने प्रभावशाली व्यक्ति को चयन किया है जो विगत 10 वर्षों से राजनीति में थे, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव नहीं लड़े थे, और लड़े भी थे तो चुनाव जीते नहीं थे। तो ये रहा। लेकिन ओवरऑल जो हमारा बेस रहा, जैसे गोमिया, वहाँ से 70,000 वोट मैंने प्राप्त किए थे लोकसभा में। वहाँ से आंदोलनकारी नेत्री पूजा महतो को चुनाव लड़ा रहे हैं, जो 26-27 साल की एक लड़की है। रामगढ़ में हम लोग 55,000 वोट लाए थे, एक निर्णायक। वहाँ भी एक गरीब गांव के मिट्टी से निकाल कर एक पनेश्वर कुमार के नाम के लड़के को लड़ा रहे हैं। तो बिल्कुल जहाँ से हम लोग प्रभावशाली थे वहाँ हम पे कोई दाग नहीं लगा सकता है। वहाँ 100% टिकट हमने उन्हीं को दिया है जो विगत 2 वर्षों से धरने में, पुलिस की लाठियों का सामना किया, मुकदमों का सामना किया, 2 वर्षों से लगातार हमारे लिए काम किए, वही लोग हैं 100%। उसके बाद जैसे आपने जमशेदपुर की बात की, तो वो एक शहरी क्षेत्र है, वहाँ हम लोग का जो वोट का रेशियो काफ़ी कम रहा। जैसे हम धनबाद में भी 2 सीटें हैं जहाँ हम लोगों ने प्रभावशाली व्यक्ति को दिया है, जहाँ लोकसभा में हम लोग का 2015 से वोट था। तो जाहिर सी बात है वहाँ हमको अपना वोट को भी बनाना है, हमें अपने फ्यूचर पॉलिटिक्स का भी रास्ता तैयार करना है। तो उस लिहाज से हम लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को चयन किया जो विगत 2 बार चुनाव लड़े थे और अपने क्षमता से 30,000 40,000 वोट लेकर आते थे। तो ये चयन हुआ है। आपके जो समर्थक है वो मांडू से रवि, ईचागढ़ से गोपेश महतो, ऐसे कुछ नाम गिनाते हैं जो आप ही के समर्थकों से हमें अलग अलग जगहों पर सुनने को मिले। सही बात है, चूंकि देखिए जो भाषा आंदोलन में सक्रिय थे, एक सीट में 3-4 हैं। तरुण भी शुरू से हैं, और बिल्कुल मैं उनको कोल्हान की दूसरी यात्रा से जानता हूं। जब मैंने 2022 में कोल्हान की यात्रा की थी, तरुण शुरुआत से हैं। गोपेश भी युवा हैं और तरुण से जूनियर भी हैं, तो उन्हीं 2 में चल ही रहा था। तो 2 में से तो एक ही का चयन होना था। और आपने मांडू की बात कही तो वहाँ 5 थे, रवि भी थे, और रवि के अलावा और 2 विष्णुगढ़ साइड के थे। लेकिन जो बिहारी जिनको मैंने चयन किया है वो पहले शख्स थे मांडू का, जिन्होंने हमें मांडू लेकर गए थे, और गाँव-गाँव, टोला टोला, मोहल्ला मोहल्ला आंदोलन में सबसे ज़्यादा एक्टिव धरातल पे बिहारी रहते हैं। रवि बैलेंस पर्सन है, रवि एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, लेकिन जब ग्राउंड की बात आई तो वहाँ बिहारी अव्वल दिखे। और फीडबैक के अनुसार ही मांडू का टिकट, चूँकि मांडू मेरी विनिंग सीट है, और मैं आपको बताना चाहूँगा मांडू सीट में खुद लड़ना चाहता था, मैंने वहाँ तैयारी भी कर ली थी। मांडू मेरी विनिंग सीट है, वहाँ मेरी बिना हाजिरी के 53,000 वोट मिला है। जयराम महतो एक दिन प्रचार करने के लिए भी नहीं गया है, केवल एक वीडियो बना के हम अपील किए तो 53,000 वोट मिला है। तो मांडू मेरी विनिंग सीट है, वहाँ मैंने जो भी किया है वो रायशुमारी और फीडबैक के आधार पे ही किया है। तो मांडू छोड़ के बेरमो और डुमरी का चयन कैसे किया आपने अपने लिए? डुमरी तो खैर चयन होना ही था, मैं पार्टी का केंद्र अध्यक्ष हूँ, और डुमरी पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट हमें डुमरी से मिला था, 90,000 से ज़्यादा वोट। दोनों इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को मैंने काफ़ी भारी अंतर से मैंने वहाँ मात दी थी इंडिपेंडेंट होके। तो डुमरी लड़ना तो ही था। दूसरा बेरमो इसलिए चयन किया कि बेरमो जो है वो मेरी वैचारिक दृष्टिकोण से बेरमो सूट है, चूँकि झारखंड अलग राज्य उद्देश्य करने हुआ, उसके बाद भी जो आउटसाइडर्स लोग हैं वो लगातार हमारे नियोजन पे दबदबा बना के रखें, लगातार हमारे माइंड्स पे दबदबा बना के रखें, और धीरे धीरे हम लोगों को ना एक फ्रांस और वियतनाम की एक जो कहानी थी कि वियतनाम के बच्चों को इसलिए फेल कर दिया जाता ताकि वो फ्रांस की बराबरी ना कर पाएँ, वही हाल झारखंडियों के साथ है। जानबूझ के इनको इतना इकोनॉमिकल डैमेज कर दिया गया है कि पॉलिटिकली उनकी बराबरी ना कर पाएँ। तो बेरमो मेरी आइडियोलॉजिकल लड़ाई रही, इसलिए बेरमो मुझे मेरा आना। आप आइडियोलॉजिकल लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपके जो विपक्षी हैं वो ये कहते हैं कि जयराम महतो की सारी लड़ाई जो है एग्रेशन के दम पर चल रही है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट का विरोध करते हैं, जब किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो मेज़ पर हाथ पटक के बात करते हैं, और उनका ये कहना है कि आप एक वैचारिक विकल्प उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। जैसे हर पार्टी का एक वैचारिक विकल्प एक विचारधारा होती है, उस विचारधारा के स्तर पर वो सवाल करते हैं, सवाल करने वाले, कि अभी टाइगर जयराम महतो की विचारधारा क्या है, वो कौन सी विचारधारा लेके पार्टी आगे बढ़ाएंगे। और अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट का विरोध करते हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो रोज़गार भी देते हैं, तो अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं रहेंगी तो रोज़गार कहाँ से आएंगे? देखिए, मेरे हर एक भाषण को सुनिए, हमने इंडस्ट्रियलिस्ट का कभी विरोध नहीं किया है, हमने उनकी गलत नीतियों का विरोध किया है। आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो बाघमारा की घटना है। यहाँ से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी में वो विधानसभा पड़ता है, मैं वहीं से अभी होके आया हूँ। वो घटना दरअसल ये है कि वहाँ BCCL है, भारत कोकिंग कोलफील्ड लिमिटेड, और वहाँ लगभग 133 मजदूर BCCL के अंतर्गत कार्य करते हैं, और संजय उद्योग और खेमका नामक 2 आउटसोर्सिंग कंपनी ने टेंडर लिया है BCCL से।
अब वहाँ 133 मजदूर काम करते हैं, या तो बीसीसीएल के अंडर काम करते हैं या तो फिर संजय और खेमका और उनके अंडर काम कर रहे हैं। लेकिन जब उस मीटिंग में मैं बैठा तो दोनों मुकर गए हैं। बीसीसीएल के जो मैनेजर, जनरल मैनेजर थे, उन्होंने भी साफ कह दिया कि ये हमारे मजदूर नहीं हैं, और जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां जिन्होंने टेंडर लिया है उन्होंने भी साफ कह दिया ये हमारे मजदूर नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आप भी अगर मेरे स्थान पर होते हैं तो स्वाभाविक है, 29 साल की आयु, आक्रामक होना, गुस्सा होना स्वाभाविक है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अंग्रेज़ों के कालखंड में जितना दुराचार हमारे साथ नहीं होता था, उससे कई ज़्यादा गुना दुराचार आज हमारे साथ होता है। तो स्वाभाविक है, वो मेरी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, और भविष्य में जब जब ऐसा अन्याय होगा मेरी प्रतिक्रिया, वही प्रतिक्रिया सामने आएगी। अब यहाँ मेरे आपके इसी जवाब से 2 सवाल हैं छोटे छोटे। पहला तो ये कि आपके जब कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा पहले भी नहीं हुआ, तो आप उन हमारे की परिभाषा में कितने वृहद समुदाय को रख रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2 जो मैंने पूछा इसके पहले भी, कि आप कौन सी विचारधारा लेकर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल हमारी विचारधारा है आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। आज आर्थिक न्याय की बात करें तो आप बेरमो में खड़े हैं, जो 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति है, जबकि वो आउटसाइडर्स हैं। हमारी ज़मीनों पे सीसीएल खड़ा है, हमारी ज़मीनों पे बीसीसीएल खड़ा है, और हम लोग धूल फांकते रह गए हैं। तो वहाँ मैं आर्थिक न्याय यानी एक आम व्यक्ति को संपत्ति का वितरण हो, एक आम व्यक्ति तक आय का स्रोत उत्पन्न हो। राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, यही मेरी विचारधारा है, और इसी विचारधारा को स्थापित करने के लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, और उसी का परिणाम है कि इंडिपेंडेंट हम लोग 8.5 लाख वोट लेकर आए हैं। देश और दुनिया में ये चर्चा हुआ कि हम 8.5 लाख वोट लेकर आए हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में क्यों लेके आए, आखिर 8.5 लाख लोग क्यों हम पे आशा किए, ये सबसे बड़ा कारण था। कारण यही है कि 24 वर्षों से उन लोगों ने शोषण की एक लंबी दास्तां देखी है। नहीं तो 29 साल के युवा जिसने राजनीति के गलियारों में कदम नहीं रखा था, उस पर आस क्यों जगाते हैं? उन्हें एक नई आस दिखी, वो आस दिखाने वाला कोई हो, हमारी जगह कोई और भी होता तो उनका साथ देते हैं। तो कारण यही कि 24 वर्षों से जो शोषण की दास्तां उन्होंने देखी, उसी दास्तां को ख़त्म करना चाहते हैं, और उन्हें लगा कि ये युवा हमारी आवाज़ बन रहा है, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया हमें। क्या विधानसभा चुनाव से पहले टाइगर जयराम महतो से राज्य की किसी बड़ी पार्टी ने संपर्क किया था? नंबर 1। नंबर 2 सवाल कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले धनबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने आपसे संपर्क किया था? देखिए, सबसे पहली बात, ढुल्लू महतो चूँकि धनबाद से हैं, और मैंने चुनावी मूड में आने से पूर्व भी हम लोग कभी खेल के मैदान में, वो हम एक फुटबॉलर, वो एक अतिथि के रूप में आमना सामना हुआ है, और परिचय अच्छा रहा है। हालांकि राजनीतिक विचारधारा भिन्न है, और आगे क्या हुआ अलग विषय है, लेकिन मुलाकातें हुई हैं। और जहाँ तक चुनाव का दरमियान, क्या उन्होंने आपसे लोकसभा चुनाव में मदद मांगी थी? नहीं, देखिए मदद नहीं, लेकिन एक घटना याद आती है कि शायद कहीं उनको रोका गया था, तो रात के 2 बजे उन्होंने कॉल लगाया था हमको डायरेक्ट। और थोड़ा सा चूँकि आयु में भी हमसे बड़े हैं, और भले पार्टी अलग है, विचारधारा अलग है, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते थोड़ा सा मैंने बोले हमको, मैंने थोड़ा सा डांट के टाइप से बोले कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारे लड़के हमको घेर के खड़े हैं, ये गलत बात है। तो फिर हम बोले स्पीकर ऑन कीजिए, लड़कों से बात कराइए। तो हम बोले कि आप प्रचार के लिए उनको जाने दीजिए। तो यही उनसे एक बार रात 2 बजे बात हुई थी। और रोका क्यों गया था आपके समर्थकों के द्वारा? देखिए, हमारे समर्थक थोड़ा सा एक बड़े जुनूनी हैं, और चूँकि रात 10-11 बजे का मामला था, और वे दूसरे प्रत्याशी को शायद अपने क्षेत्र में नहीं प्रवेश करना देना चाहते थे, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। तो मैंने खुद उनको मना किया कि नहीं, आप प्रचार के लिए नहीं रोक सकते हैं, आप वोट ना करें, वो अलग विषय है। तो फिर हमने उनको स्पीकर ऑन करके कहा, और ऐसी कोई उनसे बातचीत हमारी नहीं हुई है। और जहाँ तक आपने और एक सवाल किया पार्टी का, हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले भी पर मैंने लोगों ने संपर्क साधा था, और विधानसभा चुनाव में तो किसी ने 6-7 सीट, तो किसी ने 9 से 10 सीटों तक का भी ऑफ़र दिया था, तो किसी ने राज्यसभा सांसद के भी टिकट के लिए ऑफ़र किया था। लेकिन चूँकि आंदोलन की उपज पार्टी है, उम्र 29 साल है, और धीरज, लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स का होना बहुत आवश्यक है। एक विजन के साथ हम लोग निकले हैं, तो हमने उनके सारे जो ऑफर्स थे उनको सिरे से खारिज किया। जब आपने इतना बता दिया तो ये भी बता दीजिए कि ऑफर आए कहाँ से थे? नहीं, देखिए, चूँकि कुछ चीज़ें प्रोटोकॉल होती है। दिल्ली से कि रांची से फ़ोन आया? नहीं,
फ़ोन तो दिल्ली रांची दोनों जगह से था, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और उनका यही पहला कहना होता है कि तुम तो बच्चे, मैंने थोड़ा सा तुम्हारा स्वभाव अभी बच्चों वाला है, तुम तो कभी ना कभी बोल ही दोगे भाषण में, लेकिन बस नाम का जिक्र मत करना और पार्टी का नाम लोगों को मत बताना। बाकी क्या हुआ है वो तुम तो वो मानोगे ही नहीं, तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल है, छोड़ दीजिए। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल यह है, जो आरोप आप पर एक और लगता है वो ये कि इस विधानसभा चुनाव में आपने तमाम पार्टियों पर प्रत्याशी किसी पार्टी विशेष, किसी दूसरी पार्टी विशेष की सुविधानुसार उतारे हैं। खासकर इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी कई लोग आरोप लगाते हुए नाम लेते हैं। ऐसा कोई सुविधा अनुसार नहीं। जब आप नई पार्टी बनाते हैं ना, तो बहुत सारी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप स्थापित पार्टियों के बीच अपने आप को लाके खड़ा करते हैं। इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, इसके अलावा कोई तीसरा है ही नहीं। जब आप तीसरे विकल्प के रूप में आते हैं तो उन दोनों को लगता है कि हमें कहीं ना कहीं डैमेज करेगा, तो फिर वे आरोप प्रत्यारोप शुरू करते हैं। अभी वे लोग खुद कंफ्यूज हैं। जेएमएम वाले बोलते हैं कि हम लोग बीजेपी की तरफ से हैं, बीजेपी बोलते हैं हम जेएमएम की तरफ से हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगेगा। उसके बाद मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, यदि गिरिडीह लोकसभा जो सीट मैंने लड़ा और उसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के बीच वोटों का हार जीत का अंतर 80,000 था, यदि मैं 80,000 वोट लाता तो आप मुझे वोट कटवा कह सकते थे। मैं 3.5 लाख वोट लेके आया हूँ। मैंने अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान बनाई है। जो प्रत्याशी दूसरे नंबर पर थे उनसे मैं महज 20,000 वोट पीछे रहा हूँ, इसीलिए आप मुझे ये तो कह ही नहीं सकते हैं। आप 10,000 वोट से हारते हैं, मैं 10,000 लेके आता, आप मुझे कह सकते हैं वोट कटवा। भैया मैं एक आइडेंटिटी बना के आया, मैं 3.5 लाख वोट, और उतना तो छोड़िए, मैं दोनों को चुनौती देता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को चुनौती देता हूं कि असल में वोट कटवा कौन है। तो आप लड़िए गठबंधन तोड़ के, लड़े बीजेपी आजसू जेडीयू अलग होके, लड़े जेएमएम कांग्रेस सीपीआई आरजेडी अलग होके, 8वीं पार्टी जेल के मैदान में, औकात का पता चल जाएगा कि वोट कटवा कौन है। अरे लूटने के लिए झारखंड की खनिज संपदा को, झारखंड का कोयला बालू पत्थर खनिज लूटने के लिए चोर चोर मौसेरे भाई एकजुट हो जाते हैं। कभी बीजेपी जेएमएम आज विपक्ष में है, कभी 2013 में सरकार बना लेती है और आज ये लेक्चर दे रही है। आइए, बिल्कुल आइए, लोकतंत्र की खूबसूरती भी बढ़ेगी। 2 पार्टी होने से डिक्टेटरशिप बढ़ता है, क्योंकि ए या बी, तो किसका खून नहीं खोलेगा यार? कौन सा लोकतांत्रिक भारत? आप आज झारखंड आप आए हैं, झारखंड में 5 पूर्व चीफ मिनिस्टर, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, चंपई सोरेन, रघुवर दास की पुतहू चुनाव लड़ रही है, चंपई सोरेन का बेटा चुनाव लड़ रहा है, मधु कोड़ा की पत्नी चुनाव लड़ रही है, हेमंत सोरेन की पत्नी चुनाव लड़ रही है और अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ रही है। क्या ये लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर है? और ये लोग हम पे आरोप लगाते हैं। अरे मेरी तो सराहना करनी चाहिए कि कल का लड़का, एक 29 साल का लड़का लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर को प्रेजेंट करने आया है। ये लोग, यही ऐसे ही व्यवहार वाले लोग डिक्टेटरशिप को जन्म देते हैं। यही लोग डिक्टेटरशिप को जन्म देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई? एक परिवार के पास विधायक सांसद होंगे, उसी परिवार के पास कई अरबों की संपत्ति होगी, तो एक आम व्यक्ति अगर कहीं उनके खिलाफ अगर कुछ कर भी देता है तो कहीं ना थाना में रिपोर्ट लिखा जाएगा, कहीं नहीं। मैंने एक इंटरव्यू में एक उदाहरण दिया था, पुटकी में एक पार्वती महतो नाम की लड़की थी, उनके पिताजी को बीसीसीएल मैनेजमेंट ने बैठा दिया नौकरी से। वो लड़की गई जनरल मैनेजर से बात करने के लिए उनके ऑफिस में, सुनने में आया, कानों लोग ने कहा कि गुस्से में जनरल मैनेजर ने चांटा लगाया था जोरदार, उनके नस पे लगा, वो लड़की वहीं ऑन दी स्पॉट मर जाती है। फिर वो उनको बाथरूम में ले जाके सुसाइड के टाइप से लगने के लिए लगा सेट करते हैं। एफआईआर होता है, डीसी एसपी किसी की औकात नहीं होती है कि उस जनरल मैनेजर को एक दिन थाना बुलाया जाए। ये तो स्थिति है। इसीलिए मैं तो एक सुंदर तस्वीर लेके आया हूं। एक 29 साल का लड़का अकेले दम पे राजनीति कर रहा है। लोकतंत्र की सबसे सुंदर तस्वीर मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। आपकी क्यों नहीं औकात हुई कि आप जनरल मैनेजर के थाना में बुला पाए? क्यों? क्योंकि आपने सेंटर कर दिया है, पॉलिटिक्स को एक जगह सेंटर में जमा कर दिया है और पैसा को भी एक जगह सेंटर में जमा कर दिया है। इसलिए आम व्यक्ति की औकात भिखमंगों से भी बदतर आपने कर दिए। तो अगर मैं आया हूं तो मुझ पर सवाल नहीं होना चाहिए था, मेरी सराहना होनी चाहिए थी कि 29 साल का लड़का इन स्थापित नेताओं की हालत खराब करके रखा हूं। आज इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर कहीं चाय पीते पीते चर्चा कर रहे थे कि हिस्ट्री में हमने बहुत सारा चुनाव करवाया है, लेकिन झारखंड में के और नहीं भारत के इतिहास में एक चुनाव देख रहे हैं जहां एक 29 साल के लड़के के पीछे नेशनल और स्टेट लेवल की स्थापित पार्टियां मुंह और हाथ धो के पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी डर है कि अगर ये लड़का पॉलिटिक्स में आएगा तो फिर उनका जो रास्ता है
नेता के बाद नेता की बीबी, वो रास्ता बंद होगा। उनकी बीबी के बाद उनका बेटा, ये रास्ता बंद होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर नहीं कही जा सकती है। आपने तमाम नेताओं का और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है राज्य में। मुख्यमंत्री और पार्टी के मुखिया हेमंत सोरेन कुछ महीने जेल रहकर आए, उन पर आरोप थे भ्रष्टाचार के, सुप्रीम कोर्ट से उनको ज़मानत मिली। दूसरी तरफ एक आरोप मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर भी है। ये दो बड़े आरोप भ्रष्टाचार के इस सरकार पर है। हालांकि मामले में हेमंत सोरेन को बेल मिल गई और मिथिलेश ठाकुर के करीबियों पर आरोप है, उनके भाई पर छापे पड़े, उनके पीएस पर छापे पड़े ईडी के। नंबर 1। नंबर 2, इस सरकार पे एक बड़ा आरोप है कि छात्र हित में सरकार सुनियोजित अच्छे कदम, ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, जिसमें एक बड़ा मुद्दा JSSC CGL का है। इन दोनों मुद्दों पर आपकी क्या राय है, नंबर 1। और नंबर 2 कि आपके पास इन दोनों भ्रष्टाचार के क्षेत्र में और छात्र हित के लिए आपके पास क्या एक्शन प्लान है? देखिए, CGL JSSC का जो मामला है, ये इसकी परीक्षा सबसे पहले 28 जनवरी 2024 को ली गई थी और उसी दिन पेपर लीक गड़बड़ी का मामला सामने आया। सरकार आगे आती है और सरकार स्वीकार करती है कि हाँ, पेपर लीक हुआ है, गड़बड़ी हुई है, और कुछ बड़े बड़े अधिकारी भी, उनके नाम सामने आते हैं उस पेपर लीक में। तो जाहिर सी बात है, सरकार ने स्वीकार किया है, SIT का गठन किया जाता है, तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। और विभिन्न अखबार के पन्नों के माध्यम से ये भी जानकारी मिली थी कि उस समय जो पेपर लीक हुआ था 27 लाख में पेपर बेचा गया था। तो फिर वह सितंबर महीने में फिर से उसी को पुनः एग्ज़ाम लिया जाता है, री एग्ज़ाम लिया जाता है, और इस बार भी छात्र धरने पर बैठे थे। लाखों की आबादी में रांची में छात्र धरने पे बैठे थे, लेकिन चूंकि आचार संहिता, इलेक्शन आ गया, इसीलिए वो धरने से वापस हो चुके हैं। तो ये तो सच्चाई है इस राज्य की कि जिनको सत्ता की चाबी मिलती है, जिनको सत्ता में मौका मिलता है, वो अक्सर सीटों को बेचने का कार्य करते हैं। इससे पहले JPSC में भी 5वीं JPSC हम कटघरे में थी, वहाँ मिनिस्टर्स और बहुत सारे विधायक, उनके रिश्तेदार का सिलेक्शन हुआ था, जबकि आम लोग कहते हैं कि उनके जो विधायक के जो रिश्तेदार हैं वो उतने तो ब्रिलियंट नहीं थे कि JPSC को क्रैक करते। ये आम लोग जो उस गांव के आसपास के लोग हैं। तो ये झारखंड में JPSC को खरीदा जा सकता है, ये सिस्टम है। CGL का हाल अभी बहुत बुरा है। अब रहा हम लोग सरकार में आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग अपने घोषणा पत्र में भी लिखे हैं कि हम लोग एक विशेष टीम का गठित होगा, और हम लोग जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, हम लोग फ्री और फेयर एग्ज़ाम करने के लिए ऑनलाइन जो मेथड है उसको अपनाएंगे। और कैलेंडर्स, चूँकि सरकार हमारी जब से बनी है, कभी 6 सालों में, कभी 5 सालों में एग्ज़ाम लिए जाते हैं, तो हम लोग एक नियमित परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए सरकार के माध्यम से कैलेंडर होगा, और चूँकि हमें लगता है कि हमारा सिलेबस भी सरकार के माध्यम से होगा ताकि छात्रों को सुविधा हो। ठीक बात। हमने जो आप पर आरोप लग रहे हैं उन पर भी बात कर ली, और जो सरकार पे आरोप लग रहे हैं उस पर भी बात कर ली। अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर मैं आपकी राय चाहूँगा संक्षिप्त रूप से। पहली इसमें टॉपिक है कुर्मी समुदाय को ST का दर्जा। इसकी लंबे समय से मांग होती रही है। इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में सब लोगों के अपने अपने तर्क हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, कुर्मी समुदाय जिनकी आज दशकों से मांग रही है सूचीबद्ध होने की, और मेरे जन्म से पूर्व, संभवतः शायद मेरे पिताजी के जन्म से पूर्व ये मांग रही है। और चूँकि ऐतिहासिक दस्तावेज, हमारी ऐतिहासिक तमाम चीज़ें इस बात को स्पष्ट करती है। जब अंग्रेज़ों का कालखंड था और जब अंग्रेज़ों का तमाम सर्वे 1871, 81, 91, 1931 तक हम लोग ट्राइब्स की सूची में थे, और 1931 में शायद प्रिमिटिव ट्राइब से उसे नोटिफाइड किया गया था, और उस समय तक कुर्मी कम्युनिटी बाकी जो समुदाय हैं उनके साथ ट्राइब की लिस्ट में थे। उन्हें 1950 में विदाउट नोटिफिकेशन बाहर कर दिया जाता है। इसके पीछे सबकी अपनी अपनी दलीलें होती हैं, लेकिन मैं जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ और जहाँ तक मेरा निजी तर्क है, उसका कारण यही था कि 1907 में टाटा जमशेदपुर में जोरदार ज़मीनों का अधिग्रहण होता है। गांव वालों की ज़मीनें, जिनमें कुर्मी के शायद 18 गांव थे और संथाल हो के 14 गांव के आसपास, ऐसा लोग कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज़ थोड़ा सा उनमें ह्यूमैनिटी थी,
उन्होंने 1908 में CNT कानून को लगा दिया, यानी 1907 में जो ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ टाटा के माध्यम से, बहुत ज़्यादा, कम सम नहीं, 18 गांव, समझ रहे, एक कम्युनिटी के 18 गांव, हिंडाल्को मैंने सिल्ली में, उसके बाद तमाम जो उद्योग हैं, और अभी टाटा की 3 परियोजनाएं चल रही हैं, शायद मेरे जानकारी में, ज़्यादा भी हो सकता है, एक टाटा की घाटो, एक टाटा जामाडवा, एक टाटा सिजवा, 90% ज़मीन कुड़मी कम्युनिटी की, 90 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो रीज़न यही था। तो इसीलिए मेरा मानना है अभी राज्य में थोड़ा सा विवाद होता है, क्योंकि कई वर्ष हो गए हैं कुड़मी का ट्राइब्स की सूची से बाहर आना, तो ऐसा बाकी जो ट्राइब्स की सूची में भी हैं 35-36 समुदाय, उनको लगता है कि अगर उनकी एंट्री होगी तो हमारा जो रिजर्वेशन है उसमें दखल होगा। तो मैंने वो तर्क भी दिया है कि एक नया कॉलम तैयार हो, जिससे फार्मिंग ट्राइब्स, कोई नया ट्राइब्स से एक नया कॉलम तैयार हो, जिसमें उस कौम को सूचीबद्ध किया जाए और उनकी जो मांग है उसे सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। विवाद भी समाप्त हो जाएगा और संवैधानिक देश में एक कौम जो विगत कई वर्षों से मांग रही है उसका अधिकार भी मिल जाएगा। ऐसे भारत एक संवैधानिक देश है और इस देश में संविधान के आर्टिकल 48 क में इस बात का विवरण है कि यहाँ वन्य जीवों का अधिकार है, जो लोग जंगलों में रहते जीव जंतु उनको जीने का अधिकार है। तो कुड़मी कौम तो इंसान है जिनकी ज़मीनों में मैक्सिमम कोयला आपको मिला है। तो अगर ये कुछ मांग रहे हैं तो एक नया कॉलम बना के उसका नया ट्राइब्स का नाम देके फार्मिंग ट्राइब्स ETC संरक्षण देना चाहिए। उनकी भाषा जो कुड़माली है। तो मैं उस विवाद से परे एक नए सामंजस्य का पक्षधर हूँ। एक अगला मुद्दा, और ये आखिर मेरा सवाल रहेगा जिस पर मैं आपकी राय चाहता हूँ, वो है सरना कोड और खतियान का मुद्दा। इन दोनों बिल पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, झारखंड प्रदेश का निर्माण सर्वप्रथम एक आदिवासी राज्य के रूप में ही हुआ है और ऐसे में अगर उनकी मांग है सरना धर्म कोड एक अलग कॉलम, चूँकि कुछ वर्षों पूर्व कर्नाटक में भी लिंगायत को धर्म कोड की मान्यता मिली है, तो ऐसे में अगर किन्हीं की भावना है, लोकतांत्रिक भारत है जहाँ लोगों की मान लेना सर्वोपरि है, तो सरना धर्म कोड के पक्षधर हैं। और जहाँ तक अपने खतियान का सवाल किया, चूँकि झारखंड जब अलग हुआ है तो यहाँ के सभी वर्गों ने, सभी तबके के लोगों ने इस राज्य को अलग करने के लिए एक संघर्ष किया है। तो जब राज्य को अलग करने के लिए संघर्ष किया है, संघर्षों के परिणाम स्वरूप ये राज्य मिला है, तो ये राज्यवासियों का जेन्युइन अधिकार है कि उनको एक मिले आइडेंटिटी, इस राज्य में उनको स्वराज्य का अनुभव मिले, क्योंकि संघर्ष का राज्य है। अगर इस राज्य में उनको स्वराज्य का अनुभव नहीं मिलेगा, जो संघर्ष का राज्य है, तो फिर इस राज्य के लड़ के लेने का कोई आशय ही नहीं है। तो इसलिए एक डोमिसाइल पॉलिसी बने, सटीक डोमिसाइल पॉलिसी बने और वो खतियान के आधार पर बेहतर हो सकती है। इन दोनों बिल को झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार का कहना है कि हमने दोनों बिल पास करे और दोनों दिल्ली जाकर अटके हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार की नीयत में खोट है। आपको क्या लग रहा है, रोड़ा कौन अटका रहा है? देखिए, जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो गांव के अभी फिलहाल ठीक है, हम पार्टी केंद्र अध्यक्ष हैं, लेकिन एक सदन के बाहर के लड़के का इंटरव्यू ले रहे हैं। हम जीत के सदन में जाएंगे, चीज़ों का अध्ययन करेंगे, रोड़ा कहाँ है, उस रोड़ा की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। खतियान में 1932 का जो पैरामीटर है, इस पर लोगों के अलग अलग मत हैं। किसी का कहना है कि 1932 से खतियान को जोड़ना, 1932 का आधार मानकर मूल निवासी तय करना ठीक है। कुछ का कहना है कि ये थोड़ा सा पहले है, हम 1950-52 में यहाँ आ गए तो क्या आप हमें मूल निवासी नहीं मानेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, वसुधैव कुटुंबकम, इस भाव को मानने वाला ये देश है और आदिवासी कल्चर के जो लोग हैं उनका भी दिल बहुत बड़ा होता है। अंग्रेजों ने भी इस बात को माना था कि आप उनकी ज़मीनें मांगेंगे तो वे जंग छेड़ देंगे, लेकिन कागज पे किस आधार पे? मैं ये बात को पूरी कर रहा हूँ। उन्होंने भी माना था, इनका दिल बहुत सरल है, भोले भाले लोग हैं। तो अगर जो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि 1952 से वे लोग रहते हैं, तो हमने भी तो कहा एक श्वेत पत्र जारी होगा। श्वेत पत्र का मतलब जो आप लिख के देंगे उससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं। तो जिन लोगों को ये लगता है कि वो झारखंड के निवासी हैं, तो श्वेत पत्र एक बनेगा और उस पत्र में ये तय हो जाएगा। चूँकि आप अगर दोनों राज्यों में अपनी पहचान बना के रखे हैं, आप बिहार से भी संबंध रखे हैं, उत्तर प्रदेश से भी संबंध रखे हैं, बंगाल से भी संबंध रखे हैं और झारखंड से भी संबंध रखे हैं, तो ये संवैधानिक दृष्टिकोण से ही अवैध है, क्योंकि भारत का संविधान आपको एक राज्य के मूल निवासी होने का कारण कहता है। तो संवैधानिक दृष्टिकोण से ही अवैध है। तो अतः अगर कुछ लोग इस भूभाग में आके रह गए हैं, बस गए हैं, पर शर्त है उनका अपने भूभाग से नाता टूट गया है, तो ऐसी परिस्थिति में एक श्वेत पत्र बनाएंगे। एक श्वेत पत्र का सरकार हम लोग पक्षधर रहेंगे और उन पर विचार करेंगे। एक सवाल और मेरा आपसे है कि बीते दिनों
हमारा एक कार्यक्रम होता है जमघट, जिसमें हम अलग अलग राजनेताओं के इंटरव्यू करते हैं। उसमें सुदेश महतो जो आजसू पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने आपका जिक्र करा और ये कहा कि आप आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं राज्य में। वही आपकी एग्रेशन की पॉलिसी, हाथ मेज पर हाथ पटक के बात करने वाला अंदाज, तमाम जगह आप जो भाषण दे रहे हैं जो जनसभाओं में, उनको आधार मानते हुए सुदेश महतो के इस बयान पर जयराम महतो की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहली बात, सुदेश महतो से हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन हम बड़ा भाई मानते हैं। और उस शख्स ने इस राज्य की बागडोर को लगातार 1 दशक से ज़्यादा संभाला है मंत्री पद में रहकर। और उसके बाद अगर एक युवा, साधारण से युवा जो 2 वर्ष पहले जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जिस उम्र में उसे अपनी करियर, फ्यूचर और इश्क की कविताओं पे गौर फरमाना चाहिए था, वो एग्रेशन की बात करता है, तो उसमें सुदेश महतो जैसे शख्स लोग ही जिम्मेदार हैं। आप 1 दशक से ज़्यादा आप मंत्रालय को संभालें और आप इस राज्य की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएँ, ये ताज्जुब की बात है। तो इसलिए अगर ये इस प्रकार का बयान दे रहे हैं जो जिम्मेवार पदों पर कई वर्षों से रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोचनी है और उनके कार्यकाल पर एक सवाल चिन्ह खड़ा होता है। और देखिए, फिलहाल उनकी जो राजनीति है वो जनता से काफ़ी उब चुकी है। अगर उनकी राजनीति अगर सही होती तो सुदेश महतो के राजनीति में रहते जयराम महतो का उदय नहीं होता आज। और वास्तव में यही है। आप अगर गांव में जाके अगर पूछें एकदम साधारण से साधारण व्यक्ति से, तो लोग यही कहेंगे कि सुदेश महतो को लोग सुदेश भैया, सुदेश दादा के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन वो सुदेश सर और सुदेश बाबू बन गए हैं। इसलिए वो आम जनता की राजनीति से कट गए हैं। अब वो अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं। हाँ, ये और बात है कि जब से मेरी एंट्री हुई है वे लोग मुद्दों पे बात करने लगे हैं, नहीं तो मुद्दों को लगभग उन्होंने भुला ही दिया था। तो इसलिए अगर एग्रेशन या फिर आतंक जैसी भाषा आप कहते हैं, तो पहले आप अपने आप को टटोलिए कि आखिर एक युवा क्यों इतनी आक्रामक व्यवहार के साथ राजनीति कर रहा है, क्या कारण है। जबकि मैं एक युवा हूँ, वो 50 की उम्र लगभग पार कर चुके हैं, हमारी और उनकी आयु में 20 वर्षों का अंतर है। तो बैलेंस होकर तो हमको चलना चाहिए था कि हमारा लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स है, हम तो यही अभी शुरुआत कर रहे हैं राजनीति की, तो हमको तो बैलेंस होकर चलना चाहिए था, हमको तो अपने आप को बचा के चलना चाहिए था। लेकिन हम लगातार माफियाओं को आड़े हाथ लेते हैं, चाहे वो कोयला माफिया हो, ज़मीन माफिया हो, यहाँ तक कि हम IAS IPS को भी कटघरे में ला के खड़ा कर देते हैं। यही आपके जहाँ खड़े हैं, यहाँ इस जिला के एक DC थे, उनकी अर्धांगिनी बगल के एक फैक्ट्री में 1,17,000 रुपये का पेमेंट उठाती थी। हमें जानकारी मिली, हम सीधे मीडिया में बात को उछालें, उन्होंने खुद अपनी पत्नी को कहा कि नौकरी छोड़िए। तो अगर गलत कोई करता है तो हम उसको सीधे आड़े हाथ लेते हैं, चुनौतियों के साथ उनका मुकाबला करते हैं। तो हम इतने लोगों को अपना दुश्मन क्यों बनाते हैं? एक 29 साल का लड़का इतने बड़े बड़े पदाधिकारियों को अपना दुश्मन क्यों बनाता? तो कहीं ना कहीं कारण ये है कि उन्होंने मुद्दों की राजनीति करना छोड़ दिया है। इसीलिए मैं मुद्दों की बात करता हूँ, और मुद्दों की बात वही करते हैं जो मुर्दे नहीं होते हैं। तो जिंदा है भैया, मुद्दों की बात करेंगे। BCCL हमारी ज़मीन पे, CCL हमारी ज़मीन में, ECL हमारी ज़मीन में, CMPDI हमारी ज़मीन में। कोयला की 8 महत्वपूर्ण यूनिट में से 4 यूनिट झारखंड में है और उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। ये अन्याय केवल और केवल झारखंड के साथ होता है। DBC की तमाम परियोजनाएं धनबाद बोकारो में है, हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। ये अन्याय केवल झारखंड के साथ ही हो सकता है। आप अगर नागपुर का संतरा खरीद के लाते हैं झारखंड, तो रेट बढ़ जाता है। आप अगर कश्मीर का सेब खरीद के झारखंड लाते हैं तो रेट बढ़ जाता है। आप यदि नासिक का अंगूर खरीद के झारखंड लाते हैं तो रेट बढ़ जाता है। आप यदि तमिलनाडु का नारियल खरीद के झारखंड लेके आते हैं तो रेट बढ़ जाता है। लेकिन झारखंड के कोयले का रेट पूरे इंडिया में एक ही मिलता है भाई। ये अन्याय केवल झारखंड के साथ होता है। तो उस अन्याय की पृष्ठभूमि से निकला एक लड़का है, एग्रेशन की बात करेगा। जिनको हमारा एग्रेशन समझना है, उन्हें झारखंड में 6 महीना बिताना होगा। उन्हें झारखंड के लोगों में लगे हुए आग को भी समझना होगा, लोगों के दिल में जो आग लगा है उसे भी समझना होगा, और उनकी ज़मीनों के नीचे कोयला कोड़ते कोड़ते जो आग लगी है उस विषय को भी समझना होगा। उस धुएं से कैंसर की बीमारी लेके 50 और 45 साल की उम्र में जो मर रहे हैं हमारे लोग, उस दर्द को भी समझना होगा। एक साथ एक कोलियरी में कभी 275, कभी 268 लोग नीचे दब के मर जाते हैं, उस दर्द को भी समझना होगा। तो आज अगर एक लड़का एग्रेशन की बात कर रहा है झारखंड की पृष्ठभूमि में, ये अन्याय की पृष्ठभूमि आज बन चुकी है। आज एक हैदराबाद की कंपनी आती है, कहीं कोयला खनन का ठेका लेती है और 5 सालों में 5-4 करोड़ कमा के निकल जाती है, और हम उतने काबिल नहीं बन पाए कि दिन में 500 रुपये कमा सकें। तो भाई एग्रेशन की बात एक लड़का करेगा। मेरे जैसे कल को 1000 लड़के आएंगे, शायद आप उन्हें कल नक्सली का नाम दे के इनकाउंटर भी कर सकते हैं।
लेकिन आप अन्याय को समाप्त करने की बात नहीं करेंगे, आप सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे, आप लोगों को हक दिलाने की बात नहीं करेंगे। क्या गलत है? आज चलिए इस राज्य में सैकड़ों मैं आपको ऐसी कंपनी बताऊंगा जो आउटसाइडर हैं। कोई हैदराबाद की है, कोई चेन्नई की है, कोई इलाहाबाद की है, कोई गुजरात की है, कोई बम्बई की है। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में वो कई हज़ार करोड़ कमा के निकल जाती है और हम धुआं खाते हैं, बीमार होते हैं, मर जाते हैं और 500 रुपये के लिए तरस जाते हैं। इसीलिए सरकार के घोषणा पत्र में, बीजेपी के घोषणा पत्र में हमारा क्या औकात है? 2000 रुपये गोगो मैया गोगो दीदी योजना। और जेएमएम के घोषणा पत्र में हमारा क्या औकात है? मैया सम्मान योजना 1000 रुपये। और ये एमयू और पर्चा काटेंगे, जमीन अधिग्रहण करेंगे उन विदेशी और दूसरे राज्य की कंपनियों को जो 5 सालों के कॉन्ट्रैक्ट में खनन का कार्य करेंगी और 1000, 2000, 4000 करोड़ का मुनाफा कमा के चले जाएंगी। तो इस अन्याय के बाद भी अगर बोलेंगे कि झारखंड का कोई बेटा बोले नहीं, तो वह झारखंड की मिट्टी ने हमेशा शेर को जन्म दिया है। कभी ना कभी कालखंड में कोई ना कोई बच्चा आएगा जो हुमच के अपने अधिकार की बात करेगा, आँख दिखा के आपके अधिकार की बात करेगा। हाँ, ये और बात है कि आप उन्हें नक्सली का नाम दे देंगे, हो सकता है, लेकिन अधिकार की बात। आइए, झारखंड को जानना है, जयराम महतो के एग्रेशन को जानना है तो दिल्ली में बैठ के नहीं होगा भैया। आप गांव आइए, हमारे गांव में समय बिताइए, धनबाद की कोयला की खानों का दौरा कीजिए। तमाम जो बड़ी बड़ी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ काम कर रही है, वहाँ मजदूरों के साथ जो जानवरों जैसा दुर्व्यवहार हो रहा है, उस दुर्व्यवहार को समझिए। एक बात बताइए, आखिर मेरे एग्रेशन को 95% लोग क्यों पसंद करते हैं? मालूम है, अगर मेरा वीडियो अगर 50 लाख लोग देखते हैं ना, तो उन 50 लाख से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं कि हाँ ये सही है। क्यों? इस कारण को जानिए, क्योंकि उन लोगों को आज भी आप बहुत बदतर स्थिति में ला के रखे हैं। तो इसलिए कोई जन्म से एग्रेसिव नहीं होता है और कोई चाहता भी नहीं। हर कोई चाहता है कि दोस्ती यारी के साथ एक फुटबॉल का मैदान हो, एक शाम हो, कुछ बढ़िया गीत गूंजे, कुछ बढ़िया शायरियाँ गूंजे और दोस्तों के साथ एक अच्छी शाम हो। लेकिन एक लड़का अचानक राजनीति में आता है और 2 सालों में इतना एग्रेशन का नेचर के साथ व्यवहार करता है, तो इसका कारण हमारी ये मिट्टी है। जहाँ भारत तो आज़ाद हो गया है, लेकिन हमारी मिट्टी आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे शासकों के अधीन है। देखिए, झारखंड को समझना है तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को समझना होगा। अंग्रेजों ने हमें गुलाम थोड़ी बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बेशक आज नहीं है, लेकिन BCCL तो है ना भैया, ECL तो है ना। क्या है वो? कौन है? वही ईस्ट इंडिया कंपनी का बदला हुआ स्वरूप है। आप बोलते हैं कि हम इंडस्ट्री के खिलाफ, बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। आप मानवता, पहला पैमाना आप मानवता रखिए, दूसरा पैमाना मुनाफा रखिए। जितनी भी कंपनियां झारखंड में है, आपका चैनल देश का एक नामी चैनल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आम लड़का झारखंड का कहता हूं, मैं छोड़ दिए कि मैं एक प्रत्याशी हूं, भूल जाइए कि मैं किसी पार्टी का केंद्र अध्यक्ष हूं, ये भी भूल जाइए कि मैंने 3.5 लाख वोट लाया हूं। मैं एक आम लड़के के नाते कहता हूं, जो भी कंपनियां आती हैं, पहला पैरामीटर आपका मानवता रखिए, दूसरा पैरामीटर मुनाफा रखिए, कोई भी बात नहीं होगा। आप पहला पैरामीटर रखते हैं मुनाफा, और मानवता की तो बात ही नहीं होता है। लात चप्पलों जूतों से रोज गालियां सुनते हैं हमारे वर्कर्स। तो भैया वहाँ एग्रेशन की बात होगी, और हम गवर्नमेंट में भी आएंगे तो एग्रेशन से ही गवर्नमेंट चलाएंगे। आपने सुदेश महतो की बात पर तो प्रतिक्रिया दे दी, एक मैं और प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। हेमंत सोरेन से कोई संवाद आपका बीते दिनों रहा, और उनकी धर्मपत्नी और अभी जो प्रत्याशी है कल्पना सोरेन, जो गिरिडीह की गांडेय सीट से विधानसभा की प्रत्याशी हैं, वो भी आपकी मुखर आलोचना करती नहीं है। तो आपका हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन से आखिरी संवाद कब था? और उनसे कभी हमारी सीधी बात नहीं हुई है, इनडायरेक्ट भी बात नहीं हुई है। कल्पना सोरेन जी से भी हमारी कोई बात नहीं हुई। और देखिए, बात क्यों होना, उन लोग से हमारी कोई तुलना ही नहीं है भैया। हो सकता है कल्पना सोरेन जी आगे चलकर इस राज्य की मुख्यमंत्री बन सकती हैं, मंत्री बन सकती हैं, चूँकि वो एक राजघराने से संबंध रखती हैं। हाँ, आपके इस सवाल से एक सवाल हमें याद आया कि एक मीडिया ने हमसे सवाल पूछा था कि झारखंड में 2 नाम ट्रेंड कर रहे हैं, एक जयराम कुमार महतो, दूसरा कल्पना सोरेन, तो क्या इनमें तुलनात्मक अंतर क्या है? तो हमने एक ही लाइन कहा था कि आप कल्पना सोरेन जी को देवी कहिए, उन्हें महारानी शब्द से संबोधित कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनसे हमारी तुलना नहीं हो सकती है। क्योंकि कल्पना सोरेन जी के विधायक बनने के बाद एक भी गांव की लड़की ने अपने आप को इंस्पायर किया है, अपने आप से मैंने उनसे प्रेरित हुई है कि हम विधायक बन सकते हैं, एक भी नहीं। क्योंकि उनको मालूम है कि कल्पना जी के बाद उनकी बेटी विधायक बनेगी, जैसे सीता सोरेन की बेटी तैयारी में है, उनको मालूम है।
गांव की किसी आम लड़की ने कल्पना सोरेन के विधायक बनने के बाद ये हिम्मत नहीं किया, अपने आप को मोटिवेट नहीं किया या इंस्पायर्ड नहीं हो पाई कि हम भी विधायक बन सकते हैं। लेकिन जयराम महतो अभी राजनीति में आया है और हजारों लड़कों ने सपना सजा लिया है कि हम विधायक बन सकते हैं। लेकिन वो तो खुद को आदिवासियों की अपनी पार्टी बताते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को। झारखंड मुक्ति मोर्चा का लंबी विरासत रही उनकी, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। मैंने इसीलिए कहा ना कि झारखंड को जानना है तो झारखंड आके बात करना होगा। आदिवासियों की पार्टी नहीं रही है, वो सर्व समाज की पार्टी थी और उस पार्टी के सबसे मेन लीडर विनोद बिहारी महतो थे जो हमारी बिरादरी से थे। उसी पार्टी में कॉमरेड ए के राय की विचारधारा थी, उसी पार्टी में बहुत सारे लोग थे, बैकवर्ड्स लोग भी थे, ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर वो ऐसा कह रही हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उस पार्टी को हर एक वर्ग के लोगों ने उस समय सींचा था, हर एक वर्ग के लोगों ने समर्थन दिया था, तो ऐसा नहीं है। बाकी हाँ ये है कि आज ये पार्टी उनके पार्टी ना होकर उनका परिवार है और केवल उनका ही परिवार है।